नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज हम मौजूद हैं मुंबई के पास जो रायगढ़ ज़िला है, वहां पर माड़ इलाके में एक 5 मंजिला इमारत थी। नाम था तारिक गार्डन। था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल शाम के समय ये जो 5 मंजिला इमारत थी ये ढह गई है। आमतौर पर इससे पहले भी जितनी बार आपके सामने हम रिपोर्टिंग करते हैं उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो पुरानी इमारतें होती थी या जो जर्जर इमारतें होती थी वो मानसून में उनका एक हिस्सा गिर जाता था, उस तरह की इमारतें ढह जाती थी। इस बार हुआ ये है कि ये जो आप इमारत के यहाँ पर अब आप देख रहे हैं वो एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस, स्थानीय दूसरे अथॉरिटीज़ और बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो मिलकर मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। सबसे परेशान करने वाली बात इसमें यह है कि ये जो इमारत है ये केवल 7 से 10 साल पुरानी थी। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह के हालात होते हैं, कोई परिवार आपके परिवार वाले ज़िंदगी भर की कमाई एक जगह पे लगाते हैं, एक नई इमारत बन रही होती है, उसमें आप घर खरीदते हैं, सब सामान आप रखते हैं, आपकी डिग्री, आपने जितनी कमाई की है वो सारी चीज़ें रखती हैं, लेकिन उस इमारत का स्ट्रक्चर इतना ख़राब होता है कि वो इमारत ढह जाती है। अब भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20 से 25 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। आप सोचने की कोशिश करें कि उनके परिवार वालों पर इस समय क्या बीत रही होगी, जब एक तरफ उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो रास्ते पर मतलब आप कह सकते हैं कि वाकई रास्ते पर आ गए हैं। डिग्री, पैसा, सब कुछ चला गया। अपनों के बारे में पता नहीं है कि वो क्या करेंगे। लोग परेशान हैं। 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब भी लगातार काम जारी है। तो सवालात बहुत सारे उठते हैं इस पर। पहला सवाल, जिस तरह से हमने आज सुबह यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनसे बातचीत की, तो अब वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने गलत काम किया था तो उसको अप्रूवल देने में भी प्रशासन के कोई ना कोई अधिकारी तो ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह की इमारतें बनाते हैं तो बिना अप्रूवल के, बिना कई सारी चीज़ों की तो ये होती नहीं है। तो स्थानीय जो प्रशासन है वो क्या कर रही थी, ये एक दूसरा सवाल है जो आपके सामने आता है। उन परिवार वालों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं जिनके ऊपर अगर आप देख लें यहाँ पर जिस तरह से वो हर चीज़ को, एक एक चीज़ को अगर वो देख रहे हैं तो उनका सामान उन्हें नज़र आ रहा है। उन्हें पता नहीं कि उनके जो करीबी हैं वो कहाँ पर हैं, किस हालात में हैं, भविष्य क्या है। हमने कई लोगों से आज बात भी की थी। कोई विदेश से आया हुआ था, कोरोना के समय वो यहाँ पर रुक गए थे, लॉकडाउन हो गया, सभी चीज़ें हो गई, अब वापस जाने का विचार कर रहे थे। वो ज़रूर अपने परिवार वालों के साथ बाहर आ गए, लेकिन उनके पासपोर्ट, उनका पैसा, उनका सोना, उनका जितनी सारी उनकी पूरे जीवन भर की जो संपत्ति थी वो अब मिट्टी में मिल गई है। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरे शख्स से हमने बातचीत की। वो यहाँ पर किराए पर रहते थे, ऑटो चलाते हैं। केवल 9 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लैपटॉप ख़रीदा था। अगर आपको पता होगा एक ऑटो वाले के लिए काफ़ी मुश्किल का समय होगा वो। उन्होंने हज़ारों रुपया खर्च किया और एक बेटे के पढ़ाई के लिए उन्होंने लैपटॉप लिया, वो भी कोरोना संकट के इस समय में जो लॉकडाउन है और सब कुछ बंद है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बहरहाल कह दिया जाएगा कि चीज़ें हम कार्रवाई करेंगे, एक बार वापस से नेता कहेंगे कि जो भी ज़रूरी इसमें होगा या जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये हर साल इसी तरह के अगर हादसे अलग अलग जगहों पर होते हैं तो सरकार और प्रशासन के गंभीरता पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दूं, इससे पहले पिछले महीने 16 जुलाई को मुंबई के फोर्ट इलाके में इसी तरह से हमने आपको बताया था, एक इमारत है उसका 40% हिस्सा गिर गया था और उसके बाद भी कई सारे बातचीत कही गई थी, उसमें भी 10-11 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये दूसरा हादसा है। कई लोगों के परिवार वाले भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या कहें उनसे, किस मुंह से जाकर बात करें कि आप अपनी परेशानी बताएं, क्योंकि वो पहले से इतने परेशान हैं, उन्हें नहीं पता उनके अपने कहाँ पर हैं और उस बीच अगर हम जाएं उनसे बात करें तो वो सही नहीं होगा। इसलिए हम उन्हें या उनके परिवार वालों को ज़रूर छोड़ रहे हैं। लेकिन जो अब तक जानकारी मिल पाई है कि ये जो इमारत बनी थी, अगर उसके बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके जो जिस तरह के यहाँ पर सामान का इस्तेमाल किया गया है उसका क्वालिटी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे वो भी बता रहे हैं कि इससे पहले भी इसके प्लास्टर गिरने की घटना और दूसरी घटनाएं होती ही रही। तो कल जब ये हादसा हो रहा था तब कुछ लोगों ने नीचे से देखा कि इमारत हिल रही है, उन्होंने चीखा, चिल्लाया, कुछ लोग बाहर निकल गए थे, कुछ थे जो बचे थे और तब तक जो ऊपर की 3 मंजिलें आप देख रहे हैं, 5 मंजिला इमारत थी, जो ऊपर का 3 मंजिला था वो गिरने लगा और वो पूरी तरह से इमारत ढह गया, दब गया, जिसके बाद से लगातार आप सोचिए 14 घंटे 15 घंटे हो चुके हैं
25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रात में अंधेरा का समय था, भारी बारिश हो रही थी। अगर आप सड़कों की हालत देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बारिश से हालात कितने ख़राब हैं। फायर ब्रिगेड की 12 टीम आई हुई है अलग अलग जगहों से। पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें आई हुई है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि हालात क्या होंगे। अब हम या जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोही जहाँ पर खड़े हैं उनके ठीक पैर के पास में किसी की ये उर्दू की किताब पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी की इस तरह से किताब होती है उर्दू की, वो पड़ी हुई है, उसके परिवार वालों को शायद पता नहीं कि ये उनका बेटा कहाँ पर होगा जिसकी ये किताब है, हालात किस तरह से होंगे। अगर वो बच भी गए हैं तो आगे क्या करेंगे, ये एक अहम सवाल है। आप सोचिए, आपको नहीं पता, आपके पास डिग्री थे वो ख़त्म हो चुका, आपके पैसे ख़त्म हो चुके, आपने पूरा पैसा जिस फ्लैट में लगाया था वो इमारत ढह गई है। अब ज़रूर कहा जाएगा कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद की जाएगी, मरने वालों के लिए मुआवजा का ऐलान कर दिया जाएगा, घायलों के लिए कुछ पैसे का ऐलान कर दिया जाएगा और बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या उतने से पैसे से आप अपना जीवन एक बार फिर से पटरी पर ला सकते हैं? हमने सिर्फ 4-5 महीने जो लोग घर पर रहे थे वो अगर वापस जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो नहीं सुधर पा रही है, तो जिन लोगों ने अपना घर खोया, अपनों को खोया, सब कुछ खो दिया, वो आखिर क्या करेंगे, ये अहम सवाल है। गंभीरता क्या वाकई प्रशासन की हो, कोई भी प्रशासन हो, अभी की सरकार हो, इसकी पहले की सरकार हो, क्योंकि जब हादसे हो जाते हैं तब उसके बाद कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि ये आखिरी हादसा है? क्योंकि इस तरह के हादसे वापस होंगे, फिर शायद सरकार दूसरी बदल जाएगी, फिर शायद कोई और कड़ी निंदा की जाएगी, कठोर बात की जाएगी। लेकिन उन लोगों को क्या जो भुगत रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये आम तौर पर जो आम आदमी होता है जो कड़ी मेहनत करता है, पूरे पैसे लगा देता है और उसके बाद इस तरह से अगर वो मलबे में दबा होता है, तो मुझे नहीं पता कि इसके आगे आपको क्या सुनना है या क्या कहना है। अब तक 60 से 70 लोगों को निकाल लिया गया है, एक की मौत हुई है जो जानकारी अब तक मिली हुई है। 20 से 25 लोग मलबे में दबे हुए हैं। और एक परेशानी दूसरी ये भी थी कि यहाँ पर जिस तरह से अभी कोविड के अस्पतालों में बाकी अस्पतालों को कन्वर्ट किया गया है, तो 2 से 3 लोगों को मुंबई यहाँ से ले जाया गया है, जो करीबन 170 किलोमीटर दूर है। कल रात करीबन 6 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं मुंबई से। मैं आपको बता दूँ कि सड़कें इतनी ख़राब हैं, शायद आपने कभी इतनी ख़राब सड़कें नहीं देखी होंगी जितनी ख़राब सड़कें यहाँ से मुंबई या मुंबई से यहाँ पर आने के लिए है। तो अगर आप मलबे में दबकर निकले हैं, आप अस्पताल, आपको यहाँ से मुंबई ले जाया जा रहा है, और अगर उन सड़कों से आपको ले जाया जा रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि केवल जो नेता कहते हैं या जो केवल आप देखते हैं और सोचते हैं कि ठीक है अभी उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उतना काफ़ी नहीं होता। क्योंकि लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, उनके लिए वाकई में क्या किया जा रहा है ये सोचना चाहिए। बहरहाल एनडीआरएफ की टीम है, डॉग स्क्वाड है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, लोगों को यहाँ से दूर किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस भी जो है बार बार लोगों से कह रही है कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, उस सारी चीज़ों की बात की जा रही है। बार बार ट्रक्स में मलबे को भर के हटाया जा रहा है, क्योंकि जब तक मलबा नहीं हटेगा तब तक आगे के जो मलबा है उसे कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब मलबा बाहर निकलेगा तभी तो और मलबा को निकाला जा सकता है। और अब तक अगर 20 से 25 लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है और 14 घंटे बाद भी नहीं मिले हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालात हैं, कितनी गंभीर परिस्थिति है। और इन गंभीर परिस्थितियों के बीच में जो जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर वाकई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल बने हुए हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो बच जाएं, सुरक्षित रहें, और वाकई इस बार जितने लोगों के ऊपर इस पूरे संकट का असर पड़ा है उनके लिए वाकई कुछ किया जाए, ना केवल कुछ रकम का ऐलान कर दिया जाए जिससे होता कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए ज़रूर आर्थिक मदद मिल जाती है, लेकिन आपकी डिग्री, आपका पैसा, आपका करियर, आपका पासपोर्ट से लेकर हर एक चीज़ अगर तबाह हो जाए तो मुझे नहीं पता। मैं इसी बात से हमेशा डरता हूँ, और ये बातें जब हम डिस्कस भी करते हैं मीडिया फील्ड में भी, जब आप आते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं, आप सोचने लगते हैं और आप डरने लगते हैं कि कहीं ये आपके साथ ना हो, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला हादसा कहाँ पर होगा और उसका शिकार आप या मैं, कोई भी हो सकता है। तो बहरहाल ज़रूरत है कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि आमतौर पर होता यह है मॉनसून से पहले जो महानगर पालिकाएँ होती हैं उनको एक लिस्ट जारी करना पड़ता है जर्जर इमारतों की,
जिसमें बताया जाता है कि इमारतों की हालत किस तरह से है। लेकिन जो जर्जर इमारतों की लिस्ट है उसमें ये इमारत का नाम बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से मैंने कहा, अगर 7 से 10 साल पुरानी इमारत होगी और अगर वो ढह जाएगी तो आप क्या कहेंगे, या इसके लिए आप किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आपको लगता है कि केवल कॉन्ट्रैक्टर ने ये अकेले किया होगा, या केवल बिल्डर इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन की इस पर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है उन लोगों की जिन्होंने उस समय इसका अप्रूवल दिया, या वो लोग जो इसमें शामिल थे या जिनके वजह से ये सारी इमारत यहाँ पर खड़ी हुई है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। देखना ये होगा कि जब इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जाती है, रिपोर्ट निकाली जाती है, तब वाकई पता चल पाएगा कि इसके डिज़ाइन में फ़ॉल्ट था, इसके जिस तरह से इसकी क्वालिटी का यूज़ किया गया था उसमें फ़ॉल्ट था, या क्या फ़ॉल्ट था जिसकी वजह से अगर 10 साल में इमारत ढह गई। तो बहरहाल कोशिश हमारी यही है, आपको बताएं ज़मीनी स्तर पर कि हालात किस तरह से हैं। बहुत बुरा भी लगता है बताने के लिए। देखते हैं यहाँ पर परिवार वालों को, वो सोच भी रहे हैं, मजबूर भी हैं, रो भी रहे हैं, भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनों के बारे में भी सोच रहे हैं। ना ही वो कुछ कर सकते हैं, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। जो सरकार में है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो ये सारी काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, उससे किस तरह की परेशानियां होती हैं, और जो आगे जो भविष्य होता है इन लोगों का, उनके बारे में जो कोई बात नहीं करता है, उसकी भी थोड़ी सी आपको झलक देने की कोशिश की, ताकि आप समझें इसकी गंभीरता और अगली बार आप इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखें। और एक आखिरी बात आपको बता दें कि कोई भी प्रशासन, या तो सड़क की मैंने बात की, मैंने इमारतों की बात की, मैंने बाकी चीज़ों की बात की, वो लोग उसके लिए उस पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। तो जिस नाम पर वोट मिलता है उस नाम पर नेता काम करते हैं। तो जिस दिन आप ऐसे मुद्दों के ऊपर वोट देना शुरू करेंगे, या ऐसे मुद्दों पर आप चुनाव में सोचेंगे, तब जाकर शायद कोई बदलाव होगा। बहरहाल फ़िलहाल एनडीटीवी के इस यूट्यूब चैनल में इतना ही। आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित को दीजिए इजाज़त। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं जिसमें हम केवल क्या हो रहा है वो ना बताएं, बल्कि पूरे इस जो मामला है उसको समझाने की कोशिश करें, तो आप एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब कभी हम आए इस तरह के वीडियोज़ लेकर, सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार।